हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी लोगों के लिए एक और नया एनिमे सीरीज लेके आ चुकी है। लेकिन इस बार ये जो एनिमे है वो नया नहीं लगेगा काफी सारे लोगों को, क्योंकि हम लोग लेके आ चुके हैं सीजन 2 ऑफ। आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा रिस्पांस दिखाया था और मैंने वादा किया था कि अगर इस पे अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं सीजन 2 भी लेके आऊंगा। और मैं माफी चाहता हूँ कि सीजन 2 आने में बहुत ही ज्यादा समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसलिए अब लोग आप तैयार हो जाइए सीजन 2 में बहुत ही ज्यादा ऑसम सी स्टोरी सुनने के लिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर जो रियोमा था वो ऐसे ही शहर में घूम रहा होता है और वो बताता है हम सभी को कि जामिल फैमिली को उसे छोड़े हुए काफी समय हो चुका है और उसकी जो शॉप है वो भी अच्छी चल रही है। फिर उसके शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो उसके कस्टमर्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होते हैं उसकी सारी सर्विस से। फिर रियोमा वहाँ पहुँचता है और अपने स्टाफ को बोलता है कि अभी मुझे थोड़ा कुछ काम है, तो क्या तुम लोग कुछ देर तक संभाल लोगे इस शॉप को, जिसपे वो सारे जो उसके एम्प्लॉयज थे वो इसके लिए हाँ कह देते हैं। फिर इस चीज को सुनने के बाद जो रियोमा था वो खुश होते हुए चला जाता है अपने ऑफिस में और वहाँ बोलता है कि चलो अब मेरे पास काफी समय है कुछ काम करने के लिए। फिर कुछ देर बाद जो उसकी हेड रहती है एम्प्लॉयज की वो आती है उसके सामने और उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आप आज लेट काम पे आए हैं तो वैसे ही हमेशा आए, क्योंकि आप अगर जल्दी आ जाते हैं ऑफिस में तो आप सारा काम खुद ही कर लेते हैं और हमें काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो नए एम्प्लॉयज हमने हायर किए हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। इन सारी बातों को सुन के जो रियोमा था वो थोड़ा एम्बेरस होता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इन सभी का काम चुरा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इनका जो मैनेजमेंट है वो तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं काम अपना थोड़ा बहुत कम कर सकता हूँ। इन दोनों के बातों के बीच में ही बाहर से इनके शॉप से कुछ आवाज आना शुरू हो जाती है, तो उसका पीछा करते हुए ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कि इनके एम्प्लॉय ने 2 कस्टमर्स को बांध दिया होता है। जिसमें जो रियोमा था वो बोलता है कि तुमने कस्टमर्स को क्यों बांध दिया, तो वो बताती है कि ये जो दोनों कस्टमर्स हैं वो यहाँ हमारे कपड़ों के लिए कंप्लेन करने आए थे। तो रियोमा बोलता है कि मैंने तो सुना था कि कुछ लोग हंस रहे थे, तो यहाँ ये क्या हो गया। तो फिर वो एम्प्लॉय स्टोरी बताती है कि किस तरीके से ये दोनों जो कस्टमर्स थे वो यहाँ पे आए थे और आते ही उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि इनका जो कपड़ा है वो अच्छे से साफ नहीं हुआ है। लेकिन जब ये दोनों ने अपना कपड़ा देखा तो नोटिस किया कि ये कपड़ा तो असल में साफ ही है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे को ही बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जो डर्टी कपड़ा है उसे लेके आना है हमें, और तुमने यहाँ पे साफ ही कपड़ा ले आया। और इन दोनों की इस बेवकूफी को देख के ही सारे जो कस्टमर्स थे वो हंस रहे थे। तो इस चीज से ये लोग इरिटेट हो गए और सीधा कस्टमर्स के ऊपर ही हमला करने के लिए चले गए, जिसकी वजह से जो लिनिन थी उन्होंने इन्हें बांध दिया। तो इस सारे प्रकरण को सुनने के बाद जो रियोमा था उसे थोड़ा चिंता होने लगती है कि इनके शॉप में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, ऐसा चलता रहा तो कोई भी इनके शॉप में आके हुड़दंग मचा देगा। इसलिए फिर वो अपने शॉप के जो शीशा था उसकी तरफ देखता है और फिर कुछ मन में प्लान बनाता है। फिर वो अपनी एम्प्लॉय को कहता है कि अभी मेरे को कुछ काम है तो थोड़ा देर तक तुम लोग शॉप संभाल लो। और फिर उसके बाद एज यूजुअल रियोमा डंजन में चला जाता है जहाँ वो अपने स्टिकी स्लाइम का यूज करते हुए थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलेट प्रूफ ग्लास बना लेता है। और फिर उसके बाद उसे टेस्ट करते हुए बोलता है कि हाँ अब ये एकदम परफेक्ट बन चुका है, इसको मैं सारे जगह एकदम लगा दूंगा अपने शॉप में, जिसके बाद कोई शीशा तोड़ के अपने शॉप में घुस नहीं पाएगा। फिर इसी ग्लास को वो सारे अपने स्टिकी स्लाइम्स को दिखाता है और बोलता है कि मुझे ऐसे ही ग्लास बहुत सारे चाहिए, जिसके लिए उसके स्लाइम्स तैयार हो जाते हैं। फिर पूरा शाम करने के बाद यहाँ पे जो रियोमा था वो बहुत सारे ग्लासेस बना लेता है और फिर अपने स्लाइम्स को बोलता है कि आज हमने बहुत ही मेहनत की है। और वो जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है कि वो नोटिस करता है कि उसका जो एक स्लाइम है वो थोड़ा अलग रंग का दिख रहा है। तो जैसे ही उसमें वो एन्चेंटमेंट टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो स्लाइम है वो तो एक मेडिक स्लाइम है, लेकिन उसे याद नहीं आता है कि उसने मेडिक स्लाइम से कब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कहीं ये इवॉल्व तो नहीं हो गया है। उसे थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि जो पॉइजन स्लाइम था उसके पास वही इवॉल्व होके एक मेडिक स्लाइम बन गया है। फिर उसे याद आता है कि शाम के समय में मेरे ऑफिस के अंदर गलती से मेरे एक दवाई की शीशी टूट गई थी और वो जमीन पे ही गिर गई थी, लेकिन जब मैंने उसे साफ करने के लिए एक कपड़ा लेके आया तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे कोई भी ऑइंटमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है क्लीनर स्लाइम ने उसे साफ कर दिया हो, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि उसे पॉइजन स्लाइम ने पी लिया था। फिर उसके बाद उसी पॉइजन स्लाइम को वो अपने ऑफिस में ले आता है जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम किस किस तरीके के दवाइयाँ यहाँ पे बना सकते हो। तो जो पॉइजन स्लाइम था जो कि अब मेडिक स्लाइम बन चुका है, तो वो एक एक करके बहुत सारे दवाई बनाना शुरू कर देता है और उन सभी को रियोमा टेस्ट करने लगता है, जिसको जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल टाइप की मेडिसिन हैं और कुछ तो एंटी पॉइजन भी हैं और इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है,
क्योंकि जामिल फैमिली मेरी बहुत ही चिंता करती है, लेकिन इसको बेचने के बाद मैं बहुत ही अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बन जाऊंगा। फिर ये सारी चीजों को सोचते हुए उसे अचानक से याद आता है कि उसने बहुत समय से गॉड से भी बात नहीं की है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गॉड से भी बात करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो चर्च पहुंच चुका होता है जहाँ वो ओरेकल के सामने प्रे करता है। लेकिन इस बार स्ट्रेंज बात ये होती है कि उसे कोई गॉड बुलाता ही नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि हो सकता है ये चीज हर बार नहीं होती है और वो यहाँ से जाना शुरू कर देता है। लेकिन तुरंत ही उसके बाद उसे वहाँ बुला लिया जाता है और जो रियोमा था वो सोचता है कि आज इतना ज्यादा डीले से मुझे क्यों बुलाया गया। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि सामने उसके जो रेगुलर भगवान है उनमें से कोई भी नहीं खड़ा है और कोई अनजान भगवान खड़ा है, तो वो उनसे उनका परिचय पूछता है। तो वो जो गॉड थे वो बताते हैं कि मैं दरअसल यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप का गॉड हूँ, मैं इससे ज्यादा यूज्ड टू नहीं हूँ ओरेकल से, इसलिए मुझे बुलाने में तुम्हें लेट हो गया। फिर जो रियोमा था उनके टेबल पे उसी के द्वारा बनाए गए जो जामिल फैमिली की मूर्तियां थी उन्हें नोटिस करता है। तो उसके बारे में रियोमा उनसे पूछता है, तो वो बताते हैं कि मुझे तुम्हारी क्राफ्टमैनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने भी अपने लिए ये चीज बना ली। फिर वो जो गॉड था वो रियोमा से बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छे हो एकदम क्राफ्टमैनशिप में, इसलिए मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। जिसपे जो रियोमा था बोलता है कि मुझे ये चीज नहीं पता था कि आपको इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा मेरा ये मूर्ति। पिछले जिंदगी में मेरा काम यही होता था, इसी वजह से मैं पैसे लेके वहाँ काम किया करता था, लेकिन इस जिंदगी में मैंने इसे दिल लगा के बनाया है। लेकिन फिर भी मेरे पास बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था कि मैं इसको एकदम परफेक्ट बनाऊं। तो जो गॉड था वो इस चीज को सुन के खुश होता है और बोलता है कि मुझे वैसे लोग बहुत ही पसंद आते हैं जो अपना काम दिल लगा के करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। फिर जो रियोमा था वो उसे बोलता है कि आपको पता है कि सारे गॉड्स कहाँ चले गए? तो बताते हैं कि सारे जो गॉड्स है वो अभी छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। तुम्हारे लिए जो रियल गॉड्स होते हैं उन सभी को भी छुट्टी मनाने का मन करता है और एक जगह ऐसी है जहाँ जिसको वो लोग घर बोलते हैं। तो रियोमा इस चीज को सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है और फिर उसके बाद वो पूछता है क्राफ्टमैन के गॉड से कि आपका कोई घर नहीं है? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, वैसे भी मुझे हर समय हर क्राफ्टमैन के पास रहना पड़ता है। फिर इन्हीं सभी बातों के बीच में जो रियोमा का टाइम था वो अप हो जाता है और फिर वो रियल जिंदगी में आ जाता है, जहाँ वो अपने शॉप में पहुंचने के बाद अपने एम्प्लॉयज को बोल रहा होता है कि माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया आज, क्या आज सारा काम सही से हुआ? जिसपे वो सारे लोग इसे बताते हैं कि हाँ सारा काम एकदम अच्छे से हुआ है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। फिर इस चीज को सुन के जो रियोमा था थोड़ा सेटिस्फाइड होता है और फिर उन सभी को बताता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे लगता है कि अपने शॉप्स के जो शीशे हैं मैं उन्हें चेंज कर दूं, क्योंकि ये जो शीशे हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और हमारे जितने भी एम्प्लॉयज और कस्टमर हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए मैंने एक बहुत ही मजबूत शीशा को इन्वाइट किया है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो इस चीज को सुन के जो उसकी एम्प्लॉय रहती है वो बोलती है कि क्या मैं इस पे अटैक करके देख सकती हूँ कि ये कितना मजबूत है? तो रियोमा इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर वो जैसे ही अटैक करती है उस पे बहुत ज्यादा, तो वो टूटता ही नहीं है। तो ये लोग भी उसके ड्यूरेबिलिटी को देख के थोड़े अमेज हो जाते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमने आज तक ऐसा कभी मिरर देखा ही नहीं जो इतना मजबूत हो, मुझे लगता है कि आपको इसे बेचना भी चाहिए। जिसपे जो रियोमा था वो बोलता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है इसे बेचने का, वैसे भी मेरा जो प्रोडक्शन है इस शीशे को लेके वो उतना ज्यादा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अभी सिर्फ अपने जो शॉप है उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सारा जो शीशा है वो हर जगह अपने शॉप पे लगा देंगे। लेकिन फिर इन लोग को याद आता है कि हम अगर ये शीशा लगा देते हैं तो फिर जब इमरजेंसी होगी तब हम इन शीशों को तोड़ के बाहर निकल भी नहीं पाएंगे अपने शॉप से। तो रियोमा इस चीज को सुन के बोलता है कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन फिर उसके एम्प्लॉयज बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, हम इसे ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे शीशे तोड़ने की जरूरत ही ना पड़े। फिर उसके बाद उसके जो एम्प्लॉयज थे वो उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें जाके मर्चेंट गिल्ड में जाके मिलना है, जिसके लिए जो रियोमा था वो बोलता है कि अरे यार फिर मैं आप सभी का मदद नहीं कर पाऊंगा। तो जो एम्प्लॉयज थे वो उसे बोलते हैं कि आप चिंता ना करें, हम ये सारा चीज संभाल लेंगे। फिर जो रियोमा था वो पहुंच जाता है सर्च के पास, जहाँ पे आने के बाद वो बोलता है सर्च को कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। जिसपे सर्च बोलता है कि हाँ तुम बताओ। तो रियोमा बोलता है कि मुझे बहुत सारे जो मेडिसिन के बोतल हैं वो चाहिए। तो सर्च थोड़ा एकदम अमेज होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें इतने ज्यादा क्यों चाहिए बोतल्स? तो रियोमा बोलता है कि खाली समय आजकल मेरे पास बहुत पड़ा रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दवाई बना लूं। और वैसे भी एडवेंचर आमतौर पर एडवेंचरिंग करते वक्त बहुत ही ज्यादा डैमेज होते हैं, तो शायद से दवाई की नीड तो उन्हें रहती ही होगी। तो जो सर्च रहता है वो इस चीज को सुन के खुश होता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतने ज्यादा बोतल्स खरीदने हैं मेडिसिन के लिए तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम मर्चेंट गिल्ड में एज एन फार्मासिस्ट भी अपने आप को रजिस्टर कर लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें डिस्काउंटेड रेट में वो सारे शीशियां मिल जाएंगी। तो इसके लिए जो रियोमा था वो मर्चेंट गिल्ड की जो लीडर थी ग्लिसेला उसके पास चला जाता है और उसे अपनी जो दवाई थी उन्हें दिखाता है, जिसे एग्जामिन करने के बाद ग्लिसेला बोलती है कि ये दवाइयां तो सच में बहुत ही अच्छी हैं, इसका मतलब है कि तुम एक नया शॉप खोलने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो जो रियोमा था वो बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक ये चीज सोचा नहीं है। तो ग्लिसेला बोलती है कि देखो मैं तुम्हें साइड इनकम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती हूँ, मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीद है, तो जितने भी तुम दवाइयाँ बनाओगे मैं उसे डायरेक्ट खरीद लूंगी। तो रियोमा इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद वो वहां से डील करके बाहर आ जाता है। टाउन में घूमते हुए रियोमा को अचानक से इलेरिया का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें इलेरिया उसे बता रही होती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम खुश होगे, मैं भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क से अच्छा इंसान बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि तुम भी अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी में
में बनाओगे। इस चीज को सुनते हुए जो रियोमा था थोड़ा मोटिवेट होता है और बोलता है कि मैं इस तरीके से नहीं बैठ सकता, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं और चाहने वाले लोग हैं वो सारे मुझे बोल रहे हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं एक नया दुकान जरूर खोलूंगा। और इलेरिया, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि अब मैं और भी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि रियोमा अपने शॉप में जा रहा होता है, जहाँ पे वो अचानक से एक कस्टमर के द्वारा बहुत ही ज्यादा हल्ला को सुनता है। तो फिर वो उधर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जो कस्टमर है वो उसके शॉप में बहुत ही ज्यादा जोरों से सबको चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये जो शॉप है उसकी सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरा जो शर्ट है धोने में फाड़ दिया है। तो रियोमा उसका कंसर्न सुनते हुए जाता है और बोलता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, जिसपे वो बोलता है कि ये बच्चे तू साइड हट। तो रियोमा बताता है कि मैं शॉप का मैनेजर हूँ। तो फिर ये सुन के वो जो आदमी था रियोमा को बताना शुरू करता है कि तुम्हारी सर्विस एकदम बेकार है, तुम्हारे कपड़े क्लीन करने की वजह से मेरा शर्ट फट गया है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा। तो रियोमा उस फटे हुए शर्ट को थोड़ा एनालाइज करता है और वो नोटिस करता है कि ये जो शर्ट है किसी ने इसे चाकू से जान के फाड़ा है, जिसपे वो जो आदमी था वो इस चीज के लिए मान ही नहीं रहा था। तो रियोमा सारे लोगों के सामने ही अपने स्लाइम से कपड़ों को धो के दिखाता है और बोलता है कि हमारे स्लाइम्स में ऐसी नोकीली चीज है ही नहीं जिससे आपके कपड़े फट सके। तो इसका मतलब है कि ये इंसान ने जानबूझ के यहाँ पे अपना शर्ट फाड़ के लेके आया है। तो इस सारे चीजों को सुन के जो वो इंसान था इरिटेट हो जाता है और फिर उसके बाद रियोमा पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो रियोमा उसका हमले को डॉज करते हुए उसे जोर से पटक देता है और फिर उसके बाद बोलता है कि अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर जो पुलिस रहती है वो उस आदमी को लेके यहाँ से चली जाती है। फिर रियोमा इन सारी चीजों को देखता है और उसकी जो एम्प्लॉय थी वो उसे बोलती है कि ये दूसरी बार हो रहा है कि किसी ने हमारे शॉप का नाम खराब करने की कोशिश की है, ऐसे तो हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई मार्केट में है ही नहीं, तो ये आखिरकार करवा कौन रहा होगा। हमें लगता है कि इसके लिए हमें एक इन्वेस्टिगेशन करवानी ही पड़ेगी और इसके लिए मैं असागी से जरूर बात करूंगी। Thank you for becoming a member. बोलता है कि हाँ हमें वही करना पड़ेगा क्योंकि इसके तय पे जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रियोमा को ऐसे ही मार्केट में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पे उससे असागी सामने से ही मिल जाता है। उसे पूछते हुए रियोमा बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जिसपे असागी उसे बोलता है कि आज मेरा थोड़ा ऑफ डे है इसलिए मैं ऐसे ही घूम रहा था। तो फिर जो रियोमा था वो असागी के जो कटाना थी उस पे ध्यान जाता है उसका और उसके बारे में रियोमा उससे पूछता है, जिसपे असागी बताता है कि ये जो कटाना है वो मेरे घर के द्वारा मुझे भेज दिया जाता है क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जो रियोमा था वो बोलता है उसे कि मुझे भी कटाना चलाना आता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार अच्छी जो कटानास है वो कहाँ पे मिल सकती है। जिसपे जो असागी था वो बोलता है कि दरअसल यहाँ मैं तुम्हें बताऊं, जो कटाना है वो एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट माना जाता है और मुझे भी बचपन से ट्रेन किया गया है इसके लिए, और बिना ट्रेनिंग के तुम कटाना को ऐसे रख नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ट्रेनिंग की हुई है और तुम्हें कटाना चलाना आता है तो मैं कहूंगा कि जिसने तुम्हें सिखाया है यानी कि तुम्हारे गुरु, उनसे ही तुम कटाना मांगो। तो रियोमा याद करता है कि उसकी जो पिछली जिंदगी भी थी उसमें बचपन में उसने कटाना चलाना सीखा था, इसलिए वो अब उस गुरु से तो मांग नहीं सकता है, इसलिए वो इस बात को पलट देता है। जिसपे जो असागी था उसे बोलता है कि अगर तुम फिर भी यहाँ कटाना को लेना चाहते हो तो वो बहुत ही ज्यादा महंगी शॉप में बिक रही होगी, माफ करना मैं तुम्हारी ज्यादा अच्छी मदद नहीं कर पाया। जिसपे रियोमा बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी बहुत ही अच्छी मदद कर दी है मेरी। फिर उसके जाने के बाद जो रियोमा था वो डिसाइड करता है कि मुझे कुछ नई चीज बनानी पड़ेगी और उसका कीड़ा उसे दोबारा से डंजन में ले जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो कटाना बनाने की ट्राई करने लगता है अच्छी सी। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट वो करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद अपना जो इन्वेंटरी था उसके अंदर जाता है और वहाँ से एक बड़ी सी लाठी निकाल लेता है जो कि उसे गुंडों को मारने के बाद मिली थी। फिर उस लाठी को ट्राई करते हुए जो रियोमा था उसे फील होता है कि उसका जो कटाना चलाने का टैलेंट है उससे अच्छा वो लाठी भी चला सकता है, क्योंकि पिछले जीवन में उसके जो फादर थे वो बहुत ही अच्छे फोर्जर थे और उन्होंने ही उसे कटाना बनाना सिखाया था। लेकिन उसके फादर को लगा था कि रियोमा के पास वो टैलेंट है ही नहीं, इसलिए उन्होंने फिर उसे मार्शल आर्ट सिखाने में रुचि दिखाने लग गए, जिसकी वजह से वो कटाना बनाना अच्छी तरीके से सीख ही नहीं पाया। लेकिन इस जिंदगी में उसने जो ये बड़ा सा स्पीयर लिया हुआ है उसके साथ ही वो लड़ाई करेगा। और फिर वो जो स्पीयर थी वो थोड़ी मैजिकल थी, लेकिन उसका मैजिक उतना नहीं था जितना रियोमा के अंदर भरा हुआ है, इसलिए वो सोचता है कि इस स्पीयर का मैं उतना ज्यादा यूज नहीं करूंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग रियोमा को देखते हैं उसके शॉप में, जहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार कैलम के द्वारा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो कहाँ तक पहुंचा। जिसपे उसकी एम्प्लॉय बताती है कि कैलम ने हमें बताया है कि जो मिस्टर टेलर हैं यानी कि टेमर्स गिल्ड के हेड, उनकी इमेज को बर्बाद करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी ट्राई की जा रही है, क्योंकि ऐसी अफवाह फैल रही है कि मिस्टर टेलर चाहते हैं कि जो ह्यूमंस और मॉन्स्टर है वो साथ मिलकर काम करें। इसलिए जो लोग ये चीज नहीं चाहते हैं तो वो चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जितने भी लोग एसोसिएटेड है उनका नाम खराब किया जाए। और ये अफवाह भी फैल रही है कि उन्होंने एक बहुत ही नौसिखिए बच्चे को भी ट्रेन करना शुरू किया है, जिससे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को सोच के जो रियोमा था मन में एक प्लान बनाता है और फिर कार्ला को बोलता है कि तुम एक काम करो, मार्केट में एक ऐसा अफवाह फैला दो कि वो जो छोटे बच्चे की बात हो रही है जिसे मिस्टर टेलर ट्रेन करते हैं उसने 6 मैजिकल बर्ड्स को टेम किया है। और अगर ऐसी बात फैलेगी मार्केट में तो सारे लोग को लगेगा कि मिस्टर टेलर कोई टैलेंटेड बच्चे को ही सिखा रहे हैं, इसलिए उनकी जो
इमेज है वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारा प्लान कार्ला को बहुत ही अच्छा लगता है और इस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रियोमा को उसके शॉप के जो रिसर्चिंग डिपार्टमेंट था उन तीनों रिसर्चर से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों रिसर्चर बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक थे और वो लोग एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं रियोमा को कि वो और भी ज्यादा अभी रुक के स्लाइम्स को रिसर्च करना चाहते हैं, जिससे जो रियोमा था वो मन में इनके लिए बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है कि ये लोग बहुत ही मेहनती हैं। लेकिन फिर भी रियोमा उन्हें बोलता है कि आपको एकदम इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आपको जितना भी टाइम चाहिए उतना टाइम लेके इस पे रिसर्च कीजिए। तो इस चीज को सुन के वो सारे जो रिसर्चर्स थे वो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो पिछली जॉब थी उसमें उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जाती थी और साथ ही साथ बात बात में उनका जो सैलरीज था वो काट लिया जाता था अगर वो अच्छा रिजल्ट न लेके आए तो, जिससे जो रियोमा था वो थोड़ा इरिटेट होता है सुन के कि कोई किसी एम्प्लॉयज के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। और फिर रियोमा उन्हें बोलता है कि आखिरकार मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग अपने रिसर्च में स्लाइम्स को क्या खिलाते हो, जिसपे वो रिसर्चर्स बोलते हैं कि दरअसल हम लोग जितना भी खाना बच जाता है वो स्लाइम्स को खिला देते हैं। तो रियोमा बोलता है कि यही तो गलती तुम लोग कर रहे हो, क्योंकि मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है कि स्लाइम्स को हम लोग जो भी चीज खिलाएंगे उसी के हिसाब से उनका इवोल्यूशन होगा। तो इस आई ओपनिंग रिसर्च को सुनने के बाद वो तीनों रिसर्चर्स एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें तो ये चीज पता ही नहीं था, अगर हमें ये पहले ही पता रहता तो आज मैं अपना रिसर्च कंप्लीट कर चुका होता। और फिर उसके बाद उनके मन में जो रियोमा की इज्जत थी और भी बढ़ जाती है और वो तीनों एक्साइटेडली पूछते हैं कि मैनेजर क्या आप मुझे और भी ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं स्लाइम्स के बारे में। तो जो रियोमा था वो थोड़ा अपने मन में सोचता है कि लगता है आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। फिर वो पूरा टाइम अपना लगा के उन तीनों रिसर्चर्स को देता है, जिसकी वजह से रात हो जाती है उसे घर जाने के लिए। और फिर वो जब अपने घर को जा रहा होता है तो एक सुनसान जगह पे पहुंचने के बाद वो नोटिस करता है कि कुछ 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और फिर एक जगह पहुंचता है जहाँ पे आगे से एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसके हमले को रियोमा डॉज कर लेता है और फिर अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए आसमान में चले जाता है, जहाँ पे अपने दोनों टेमर बर्ड को निकालता है और फिर उन दोनों को बोलता है कि तुम्हें इन पे नजर रखनी है। और फिर नीचे आने के बाद तीनों लोग जो उसका पीछा कर रहे थे उन्हें वो पॉइजन दे देता है और फिर रियोमा उन्हें बोलता है कि तुम लोग अगर बचना चाहते हो तो मुझे सच सच बता दो कि आखिरकार तुम्हें किसने यहाँ पे भेजा है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम हमें अपना जो बर्ड है वो दे दोगे और थोड़े पैसे दे दोगे तब हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। जिस पर रियोमा बोलता है कि तुम लोग अभी बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे डिमांड करो। और फिर उन लोग को बहुत ही अच्छे से धोता है। उतनी देर में वहाँ जो गार्ड्स थे वो आ जाते हैं और गिल्ड मास्टर भी उनके साथ ही आते हैं, जिस पर रियोमा बोलता है कि मैंने यहाँ पे अपने जो बर्ड्स थे उन्हें गार्ड्स को लाने के लिए बोला था। और फिर जो गिल्ड मास्टर थे वो उन सारे जो मुजरिम थे उन सभी को पकड़ लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह में जो रियोमा था वो अपने सारे एम्प्लॉयज को बोल रहा होता है कि आप लोग को एकदम संभल के रहना है, क्योंकि कल रात मेरे साथ एक ऐसी इंसिडेंट हुई है जिसकी वजह से मुझे आपकी भी चिंता हो रही है। तो शाम होने के बाद कोई भी लोग यहाँ से जाएगा नहीं और अगर किसी को भी अपने घर जाना है तो वो दिन में ही जाने का ट्राई करेगा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरा गिल्ड मास्टर और मर्चेंट गिल्ड की जो मास्टर है उनसे मीटिंग है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रियोमा और कार्ला को देखते हैं जो कि उन तीनों के सामने बैठे हुए रहते हैं। तो इस मीटिंग में जो ग्लिसेला रहती है वो रियोमा को बोलती है कि तुम पे अगर लगातार हमले हो रहे हैं तो मैं तुम्हें एक प्लान बताती हूँ जिससे तुम बहुत ही ज्यादा इसका फायदा उठा सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रात का समय देखते हैं जहाँ पे रियोमा में एज यूजुअल उस पर अटैक हो रहा होता है, लेकिन रियोमा एक एक करके उन सभी को हरा दे रहा होता है। फिर उसके बाद उन सभी को पिटाई करके वो उन्हें हील कर रहा होता है, जिसके बदले वो पैसे मांग रहा होता है। फिर सारे गार्ड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन सभी मुजरिमों को कैदी बना ले रहे होते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि ये बात सच में फैल गई है कि एक बच्चा है जो सारे मुजरिमों को मार के उन्हें ही ठीक करके उनसे पैसे मांग रहा है, जिसकी वजह से इन सभी में डर फैल चुका है। और जो रियोमा था वो मन में सोचता है कि ये सारा आइडिया तो ग्लिसेला का था जिससे मैं अपना प्रॉफिट भी बना सकता हूँ। फिर वो जो गार्ड्स थे वो उन सभी की जो पेमेंट्स थी वो रियोमा को दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रियोमा था वो एक अलग सा प्रोटोटाइप जगह बना के अपने एम्प्लॉयज को सिखा रहा होता है कि अगर उनके शॉप में कोई लोग अटैक कर दे तो उन्हें कैसे डिफेंस करना है। फिर ये लोग अपना जो नॉर्मल ड्रिल था डिफेंस का वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। इनके ड्रिल करवाने में यहाँ एक अलग सा आदमी जो रहता है वो भी मदद करता है, जिसका नाम होता है डॉल्से और वो बॉडीगार्ड होता है मिस्टर जेफ का। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग कार्ला के सामने रियोमा को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे जो कार्ला थी वो उनके शॉप का रिपोर्ट रियोमा को दे रही होती है और वो बताती है कि हमारे शॉप का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि हमारे सारे जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उनके इस हार्ड वर्क को देख के रियोमा मन में सोचता है कि वो लोग सच में बहुत ही काम कर रहे हैं और अब मैं इतना ज्यादा एकदम केपेबल हो चुका हूँ कि मैं एक नया ब्रांच खोलूं। और ये बात वो कार्ला को भी बताता है, जिससे सुन के वो भी खुश हो जाती है। और फिर जो रियोमा था वो सीधा ग्लिसेला के पास पहुंच जाता है इस चीज को बात करने के लिए और ग्लिसेला भी उसे देख के समझ जाती है कि जो रियोमा है वो नया ब्रांच खोलना चाहता है और इसके लिए वो नया नया जगह भी उसे शो करती है, जिसे सुन के जो रियोमा था वो बहुत ही ज्यादा खुश
खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जो एलेरिया थी वो रियोमा को लेटर लिख के भेजती है, जिसमें वो रियोमा को बताती है कि मैं अपनी पढ़ाई पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रही हूँ और जब मैं थक जाती हूँ तो मैं बबली वाटर मैजिक को बहुत ही अच्छे से सीखती हूँ, जो चीज तुमने ही मुझे सिखाई थी। और मैं होप करती हूँ कि तुम भी अपना जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे से रन कर रहे होगे। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम रेस्ट लेना भी बिल्कुल याद रखना, इतना ज्यादा खो मत जाना काम में कि तुम बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ। लेकिन जो रियोमा था उसकी बात को सुन के मन में सोचता है कि माफ करना एलेरिया, मुझे नहीं लगता कि मैं रेस्ट कर पाऊंगा क्योंकि मैंने एक नया ब्रांच खोल दिया है। फिर सीन शिफ्ट में हमें रियोमा दिखाया जाता है अपने सारे एम्प्लॉयज के सामने, जहाँ पे उन सभी को बोल रहा होता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ नए टाउन में नया ब्रांच खोलने के लिए और मैं आप सभी से होप करता हूँ कि मेरे गैर हाजिरी में आप लोग इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। जिसपे उसके सारे एम्प्लॉयज उसे खुश होते हुए अलविदा कहते हैं। फिर हम एलेरिया की एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर एलेरिया रियोमा का लेटर पढ़ रही होती है, जिसमें रियोमा ने एलेरिया का हाल चाल पूछा होता है और बताया होता है कि अब वो अपनी बैम्बू फॉरेस्ट की सेकंड ब्रांच को खोलने के लिए दूसरे शहर में जा रहा है। ये बात जानकर एलेरिया बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ रियोमा शहर के करीब पहुँच चुका होता है और शहर को देखकर अपने ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है। नए लोगों से मिलने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और इस एक्साइटमेंट में शहर की तरफ भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रियोमा शहर में भी आ चुका होता है। वैसे इस शहर का नाम लेनाव शहर है और रियोमा लेनाव शहर को देखता है और शहर की तारीफ करता है। रियोमा को ये शहर सच में बहुत ही पसंद आता है। फिर रियोमा मास्टर ग्लिसेला के गया हुआ जो लेटर था वो निकालता है, जो कि उन्होंने कहा था कि जब भी वो लेनाव शहर में पहुंच जाए तो इस लेटर को मिस्टर पियोरो को दे दे। अब रियोमा शहर में मिस्टर पियोरो को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब वो मिस्टर पियोरो के शॉप पर पहुंचता है तो उनकी शॉप को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मिस्टर पियोरो को ट्रेडिंग कंपनी तो सच में बहुत ही बड़ी है। अब रियोमा देखता है कि शॉप पर काफी ज्यादा भीड़ है तो रियोमा सोचता है कि अभी लोग बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे तो मुझे इन्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर रियोमा सोचता है कि मैं यहाँ बाद में ही आता हूँ और वो थोड़ा बहुत उदास भी लग रहा होता है। लेकिन तभी रियोमा को कोई वेलकम करता है, जो कि एक लड़की होती है और रियोमा से पूछती है वो कि क्या तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हो, जिसपे रियोमा मना करता है और उसे बताता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर पियोरो को मिलने के लिए आया हूँ। जिसपे वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे पापा से मिलने के लिए आए हो। तो जो रियोमा था वो इसमें हाँ कहता है। उतनी देर में जो मिस्टर पियोरो थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, जिसपे उनकी बच्ची कुछ नहीं बोलती है। तो मिस्टर पियोरो को लगता है कि उनकी बच्ची रियोमा से प्यार का इजहार कर रही है, मतलब प्रपोज कर रही है। जिस बात को मिस्टर पियोरो अपनी बच्ची से कहते हैं तो उनकी बच्ची उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है पापा आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो। फिर वो अपने पापा को बताती है कि ये लड़का आपसे मिलने के लिए आया है। अब यहाँ पर रियोमा अच्छे बच्चे की तरह मिस्टर पियोरो को ग्रीट करता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम रियोमा ताकेबेयाशी है और मैं गिमुल से आया हूँ और मास्टर ग्लिसेला ने मुझे भेजा है। अब यहाँ पर मिस्टर पियोरो रियोमा को पहचान जाते हैं क्योंकि उन्होंने रियोमा के किस्से तो सुने ही होते हैं। मिस्टर पियोरो यहाँ पर रियोमा की तारीफ भी करते हैं और रियोमा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी सेकंड शॉप की ब्रांच खोलने के लिए आए हो, है ना? लेकिन उसके लिए तुम्हें गिल्ड में जाके बहुत सारे कागजात को जमा करना होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा, मतलब चुटकियों में हो जाएगा। यहाँ पर जो रियोमा रहता है वो पियोरो की मदद करने की वजह से उन्हें थैंक्स करता है। इधर जो पापा की बच्ची रहती है उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगता है कि इतना सा लड़का बिजनेस का सेकंड ब्रांच खोल रहा है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता है और वो कहती है कि ये तो मुझसे भी बड़ा नहीं होगा। जिस पर मिस्टर पियोरो उसे बताते हैं कि ज्यादा बड़ा नहीं है ये तुमसे, इसका एज मुश्किल से मेरे को लगता है 11 साल का होगा और तुम 10 साल की हो, यानी कि ये तुमसे बस 1 साल बड़ा है। जिस चीज को सुन के वो बच्ची थोड़ी एम्बेरस होती है और फिर अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन रियोमा को देती है और बताती है कि उसका नाम मियाबी साइनोजी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर पियोरो और रियोमा गिल्ड में जा रहे होते हैं और रास्ते में चलते हुए मिस्टर पियोरो रियोमा को बताते हैं कि गिल्ड में ज्यादा कुछ काम नहीं करने के लिए। फिर वो रियोमा को बताते हैं कि ग्लिसेला ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, इसलिए मैंने सब कुछ पहले से ही सेट कर दिया है, तुम्हें तो बस वहाँ जाकर पेपर पे साइन करना है। जिस पर रियोमा कहता है कि आपने तो पहले से ही सब कुछ कर दिया है। अब यहाँ पर वो गिल्ड के पास में पहुँच जाते हैं और रियोमा गिल्ड को जैसे ही देखता है तो पता चलता है कि ये गिल्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। फिर वो गिल्ड में एंटर करते हैं और गिल्ड में पहुंच के वो लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं, जहां मिस्टर पियोरो और रियोमा को बताते हैं कि ये गिल्ड पहले एक महल हुआ करता था और अभी इसमें 3 गिल्ड और हैं, जिनमें से पहला है एडवेंचर गिल्ड, दूसरा है क्राफ्ट्समैन गिल्ड और तीसरा है ड्रैगन गिल्ड। यहाँ पर रियोमा ड्रैगन गिल्ड के बारे में भी पूछता है, जिस पर मिस्टर पियोरो और रियोमा को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहते हैं। तो रियोमा खिड़की से बाहर
देखता है जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन थे, जिन्हें देखकर रियोमा कहता है कि मैंने इतने बड़े ड्रैगन्स पहले कभी नहीं देखे हैं। अब मिस्टर प्योरो भी उसके पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये सारे ड्रैगन्स गिल्ड के लिए काम करते हैं, जैसे कि सामान ले जाना या फिर लोगों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। फिर मिस्टर प्योरो ऐसे ही गिल्ड के बाकी सारी चीजों के बारे में रियोमा को बताते हैं, जैसे कि एडवेंचर गिल्ड का सामान इकट्ठा करने का काम है, क्राफ्टमैन गिल्ड का सामान की चीजें बनाने का काम है, और आखिर में मर्चेंट गिल्ड उन चीजों को ड्रैगन गिल्ड से भेजते हैं। फिर मिस्टर प्योरो और रियोमा को बताते हैं कि ये सारा जो तुम आइडियाज देख रहे हो, ये असल में एक आदमी ने बनाया था जो कि मेरे ही पूर्वज है, और उन्होंने इसके लिए एक कूल नाम भी सोचा था और वो नाम था एयरपोर्ट। रियोमा जैसे ही एयरपोर्ट का नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये नाम तो सीधा अर्थ से ले लिया गया है, जिससे रियोमा को पक्का ये यकीन हो जाता है कि मिस्टर प्योरो के जो पूर्वज थे वो अर्थ से ही रीइंकार्नेट होकर इस दुनिया में आए थे। अब यहाँ गिल्ड में सारा काम रियोमा का कंप्लीट हो जाता है और फिर वो मिस्टर प्योरो को थैंक्स भी करता है और कहता है कि अब मुझे शॉप खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर मिस्टर प्योरो रियोमा से कहते हैं कि फिकर नॉट बच्चे, और वैसे भी ग्लिसेला को तुमसे काफी उम्मीदें हैं और मुझे भी तो अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। फिर कुछ समय बाद हम लोग रियोमा की नई शॉप को देखते हैं। मिस्टर प्योरो रियोमा से कहते हैं कि ये तुम्हारी शॉप अब बन के तैयार हो चुकी है और तुम्हें कभी भी मुझसे मदद चाहिए होगी तो मुझे डायरेक्टली बता देना, मेरा घर वैसे भी यहाँ से बाजू में ही है। जिस पे रियोमा उनका थैंक्स करता है और फिर मिस्टर प्योरो रियोमा से कहते हैं कि अब यहाँ पर खड़े होकर शर्माओ मत। इतना कहकर मिस्टर प्योरो रियोमा के शॉप के अंदर ले जाते हैं। फिर एक एक करके पूरे शॉप के बारे में मिस्टर प्योरो रियोमा को समझा देते हैं, जिस पर रियोमा भी एग्री करता है और कहता है कि बस कुछ सामान लाने से रूम बन जाएगा, और इसके लिए मैं अभी गिमुल के लोगों को भेजने को कहता हूँ। जिस काम को भेजने के लिए वो अपने इन्वेंट्री में से लेमर बर्ड को निकालता है, और लेमर बर्ड को देख के भी मिस्टर प्योरो रियोमा की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम तो सच में काफी अच्छे टेमर हो। इसके बाद लेमर बर्ड डायरेक्टली गिमुल शहर में चले जाता है वहाँ के लोगों को लाने के लिए। फिर मिस्टर प्योरो रियोमा से पूछते हैं कि तुमने आज के लिए रात के लिए होटल बुक किया है, जो रियोमा ने असल में किया नहीं होता है। इसलिए मिस्टर प्योरो रियोमा को अपने घर पर रुकने के लिए कहते हैं और रियोमा से कहते हैं कि आज का डिनर एकदम मस्त होगा, और वैसे भी तुमने गिमुल को छोड़ने के बाद कुछ भी अच्छा खाया तो होगा नहीं। जिस पर रियोमा कहता है कि हाँ, क्योंकि ट्रैवल के लिए जो फूड था वो एकदम घटिया था। जिस पर मिस्टर प्योरो रियोमा से कहते हैं कह रहे भाई, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, क्योंकि नए एडवेंचरर्स का खाना जो होता है वो सस्ता होता है पर एकदम घटिया भी होता है। और यहाँ पर रियोमा के फेस से ही उसकी तकलीफ दिख रही थी। इसलिए मिस्टर प्योरो रियोमा को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि फिकर नॉट ब्रो, आज रात का खाना मैं तुम्हें खिलाऊंगा जो कि एकदम बढ़िया और स्वादिष्ट होगा, जो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ याद रहेगा। इसके बाद हम सीधा रियोमा के सामने बहुत सारे स्वादिष्ट खानों को देखते हैं, जिन सभी के नाम रियोमा को मालूम होते हैं। रियोमा उन सारे खाने को देख के पहचान जाता है, क्योंकि उन सभी खानों में थोड़ा बहुत सोया सॉस का भी यूज होता है, और इस दुनिया में सोया सॉस उसने पहली बार देखा होता है। जिससे रियोमा को ये भी पता चल जाता है कि जो मिस्टर प्योरो के पूर्वज थे उन्होंने इन्हें खाना बनाना भी सिखाया है। रियोमा को इतना इंटरेस्टेड देख के इस खाने में मिस्टर प्योरो उसे इस खाने को पैक करके भी ले जाने के लिए बोलते हैं, जिस पे रियोमा सच में खुश हो जाता है। फिर जो माया भी रहती है वो कहती है कि अब बहुत हो गया, अब शांति से इस खाने को खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। रियोमा को वो खाना सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, और उसे इस तरीके से खाते हुए देख के माया भी उससे पूछती है कि क्या तुम इस विलेज में इससे पहले भी रह चुके हो, क्योंकि ये खाना तुम्हें फेमिलियर लग रहा है। तो रियोमा बात को ढकते हुए बोलता है कि हाँ, मेरे बचपन में मेरी दादी माँ मुझे इस तरीके का खाना बना के खिलाती थी। फिर जो माया भी थी वो खुश होती है रियोमा को ऐसे खुश देख के, और उसकी तारीफ भी करती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 11 साल का लौंडा अपनी ब्रांच जो रहती है उसका सेकंड ब्रांच खोलेगा। जिस पे रियोमा उसे थैंक्स करता है और कहता है कि मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है बस, और वैसे भी मैं तो आप जैसे अच्छे लोगों से मिलता रहता हूँ जो हमेशा मेरी मदद कर दिया करते हैं। मिस्टर प्योरो उसकी इतनी अच्छी बातों को सुन के उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि तुम में सच में वक्त से पहले बहुत ही समझदारी है, इसलिए तुम इतने ज्यादा कामयाब हो। दूसरी तरफ तुम मायावी को देखो जो कि अच्छी तरीके से बात तक नहीं करती है, पता नहीं है आखिरकार रॉयल एकेडमी में कैसे जाएगी। यहाँ पर जो रियोमा था वो मायावी से पूछता है कि क्या तुम भी एकेडमी जा रही हो, जिस पर मायावी कहती है कि हाँ, वैसे भी मुझे वहाँ पे जाके बिजनेस को सीखने का मन है, लेकिन उसके शक्ल से ही पता चल रहा था कि उसको बिल्कुल भी एकेडमी जाने का मन नहीं है। इसके बाद मिस्टर प्योरो रियोमा से कल का शेड्यूल पूछता है, जिस पर वो बताता है कि अभी तो गिमुल को लोगों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं कल शॉप की तैयारी और एडवेंचर का क्वेस्ट करूंगा। इस चीज को सुनकर मायावी और भी हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम एक एडवेंचरर भी हो, जिस पर रियोमा हाँ करता है और उसे बताता है कि मैं ई रैंक एडवेंचरर हूँ। मिस्टर प्योरो इस रैंक को सुन के भी उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र में ई रैंक भी बहुत ही ज्यादा है। फिर जो मियाबी थी वो उसे बताती है कि हमारे शहर में ज्यादा ई रैंक एडवेंचरर नहीं है, क्योंकि हमारे शहर में बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। मिस्टर प्योरो बताते हैं कि उन सारे मॉन्स्टर्स की वजह से हमारा बिजनेस में काफी नुकसान होता है। तो जो रियोमा
था वो उनसे उन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है, तो मिया भी उसे डी रैंक स्मैश बोर के बारे में बताती है। स्मैश बोर का नाम सुन के रियोमा को याद आता है कि इस दुनिया में आने से पहले भगवान ने उसे इस बोर के बारे में बताया था। गॉड्स ने दरअसल उसे कहा था कि वो जाके एक जगह पे बहुत सारी मॉन्स्टर से लड़े, जिससे उसका एक्सपीरियंस बहुत ही जल्दी एकदम बढ़ जाएगा। इन सभी बातों को याद करते हुए वो एकदम खो ही गया था। तो मिस्टर प्योरो उसे टोकते हुए बोलते हैं कि अरे भाई कहाँ खो गए, जिस पर रियोमा कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस स्मैश बोर मॉन्स्टर से हमेशा से लड़ना चाहता था। जिसे सुन के ये दोनों बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देते हैं, लेकिन फिर मिस्टर प्योरो बहुत ही खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बढ़िया है, क्यों ना फिर तुम हमारे लिए वहाँ जाकर उसे हरा दो और तुम उसे अपने साथ लेके आना, क्योंकि मैंने सुना है कि उसका मीट बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। माया भी इस तरीके का बेवकूफी को सुन के अपने डैड को डांटती है और उन्हें बताती है कि ये सिर्फ ई रैंक का एडवेंचरर है और वो डी रैंक के बोर को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। उसका इस डरावने रूप को देख के उसके पापा डरते हुए बोलते हैं कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बस ऐसे ही सीरियस हो रही हो। जिसपे माया भी कहती है कि ऐसे जोक्स फिर से मत मारना, और वैसे भी आप बहुत ही ज्यादा एकदम बुरे हो। मिस्टर प्योरो को बहुत ही ज्यादा सुनाने लगती है, तो मिस्टर प्योरो रियोमा से मदद मांगते हैं, लेकिन रियोमा को तो खुद ही डर लग गया था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बीच में कुछ भी नहीं बोलता है। फिर नेक्स्ट दिन में हम लोग मिस्टर प्योरो को देखते हैं जो कि रियोमा से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, क्योंकि आज उन्हें थोड़ा काम आ गया था और वो रियोमा को मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिस्टर प्योरो अपनी प्यारी बच्ची मियाबी को रियोमा की हेल्प करने के लिए कहते हैं और वहाँ चले जाते हैं। फिर मियाबी रियोमा से पूछती है कि मिस्टर रियोमा बताए आज हमें क्या करना है, जिस पर रियोमा कहता है कि पहले तो हमें शॉप ठीक करने के लिए लंबर्स खरीदना है। तो मियाबी बोलती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर कुछ समय बीतता है और मिस्टर प्योरो को हम लोग रियोमा की शॉप में देखते हैं, जहाँ वो ये देख के शॉक थे कि सारा जो काम था वो दरअसल स्लाइम्स कर रहे होते हैं, जैसे कपड़े साफ करना, लकड़ी काटना और उन्हें सेट करना। तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, जिस पर मियाबी कहती है कि मुझसे मत पूछो। फिर मियाबी रियोमा से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या है, तो रियोमा कहता है कि ये सब स्लाइम्स है। तो रियोमा को वो देखते हैं थोड़ी देर और फिर बोलता है कि अरे नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारे स्लाइम्स इतने एडवांस कैसे हैं कि वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो रियोमा इस पे कहता है कि आपको बस स्लाइम्स को सिखाना होगा और वो ये सारे काम कर लेंगे। Always remember, it's a man's duty to push himself to the limit of his abilities. फिर इसके बाद रियोमा शॉप के बाहर मिस्टर प्योरो से कह रहा होता है कि आज के लिए इतना काम काफी है और फिलहाल अब मैं एडवेंचर गिल्ड में जा रहा हूँ। फिर रियोमा एडवेंचर गिल्ड की तरफ निकल जाता है। फिर हम रियोमा को फॉरेस्ट में देखते हैं, जहाँ पर वो हर्ब्स ढूंढ रहा होता है और अपने स्लाइम्स के साथ हर्ब्स को कलेक्ट करने के काम पे लगा रहता है। फिर कुछ देर कलेक्ट करने के बाद वो बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है और उसके सारे स्लाइम्स ने और भी ज्यादा कलेक्ट कर लिए होते हैं हर्ब्स। फिर तभी इलेरिया की बर्ड आ जाती है, जो कि रियोमा का एक लेटर लेके आई होती है। इलेरिया ने अपने लेटर में लिखा होता है कि रियोमा तुम्हारे सेकंड ब्रांच खोलने के लिए कांग्रेचुलेशन। उसने अपने फैमिली वालों को भी रियोमा के सेकंड ब्रांच के बारे में बताया और वो भी ये सब चीज सुन के बहुत ही खुश थे। इलेरिया ने रिक्वेस्ट किया होता है रियोमा से कि हो सके तो वो अपना जो एक ब्रांच है वो रॉयल कैपिटल में भी खोल ले, जिससे शायद वो भी कभी मिल पाएंगे। और प्लीज तुम ज्यादा मेहनत मत करना और अच्छे से सोना। इन चीज को पढ़ के रियोमा भी खुश होता है। फिर तभी रियोमा को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और उनके पीछे स्मैश बोर पड़ा हुआ होता है, जिससे वो सारे लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। उन सभी को इस तरीके से देख के रियोमा तुरंत ही अपनी, क्योंकि स्मैश बोर की जो चमड़ी थी वो बहुत ही मोटी होती है और वो लोग जो भाग रहे होते हैं वो रियोमा से भी भागने को कहते हैं, लेकिन रियोमा सीधा जाकर स्मैश बोर से लड़ने शुरू कर देता है और वो उड़ते हुए सीधा एक मुक्का मारता है स्मैश बोर पे और एक लात भी चलाता है, जिससे स्मैश बोर पीछे हो जाता है। और फिर रियोमा फुल स्पीड से अपनी सारी एक्टिविटीज को एक्टिवेट करते हुए एक पंच दे मारता है बोर की तरफ और फिर एक जोरदार पंच जैसे ही उस बोर को लगता है वहीं पे वो स्मैश बोर का खेल खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव भी रहता हूँ। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वे लोग रियोमा को थैंक्स करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, जिस पर रियोमा कहता है कि अरे कोई ना, तुम लोग ठीक हो, बस इतना ही काफी है। फिर वे दोनों रियोमा को बताते हैं कि हमारा एक साथी घायल हो गया है तो तुम उसी गिल्ड में लेके चलो और हम तुम्हारे लिए पैसे भी दे देंगे। जिस पर रियोमा कहता है कि अरे मैं हीलिंग मैजिक जानता हूँ, सो फिकर नॉट, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ये सुन के वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से अपने साथी को लेने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो रियोमा था वो अपनी इन्वेंट्री से ब्लडी स्लाइम निकालता
निकालता है जो स्मैशबोर को खून को पीने लगता है। फिर रियोमा अपने इन्वेंट्री में से हीलिंग स्लाइम को निकालता है। उतने देर में जो उसका ब्लडी स्लाइम था उसने पूरे जितने भी स्मैशबोर का खून था उसे सक कर लिया था, जिसे देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है रियोमा भी। तभी वे दोनों एडवेंचरर्स भी अपने घायल साथी को लेके आते हैं। वो एक लड़की होती है जिसे देखकर रियोमा कहता है कि इसे तो काफी ज्यादा चोट लगी है और इसकी एक दो हड्डी भी टूट गई है, लेकिन रियोमा के पास हीलिंग स्लाइम था तो वो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद वो लड़की रियोमा को थैंक्स करती है और फिर ये सारे एडवेंचरर्स रियोमा को कुछ पैसे ऑफर करते हैं जिन्हें रियोमा ले लेता है। और फिर जो रियोमा था वो उनसे हेल्प भी मांगता है ताकि वो स्मैशबोर को शहर तक लेके जा सके, जिसके लिए जो एडवेंचरर्स थे वो मान जाते हैं। फिर जो रियोमा था वो बोलता है उन्हें कि तुम सभी को दरअसल ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए आया था और अगर गिल्ड में कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि मैंने गलती से स्मैशबोर को मार दिया है। इस चीज को सुनकर वो लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं क्योंकि जो रियोमा था उसका असली रैंक ई था, लेकिन फिर रियोमा के इतने सिफारिश करने की वजह से वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद हम लोग मिस्टर पियोरो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर पियोरो रियोमा से कह रहे होते हैं कि अरे यार मैं तो तुमसे मजाक किया था, तुमने तो सच में स्मैशबोर को मार दिया। फिर वहाँ पे जो मियाबी रहती है वो आती है और वो रियोमा को देख के गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है कि मैंने कहा था ना कि जब भी तुम्हें स्मैशबोर दिखे तो उससे दूर भाग जाना। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड से आया हूँ। फिर वो रियोमा से कहता है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे यहाँ पर स्मैशबोर को लाते हुए देखा था और क्या तुम्हें मालूम है खतरनाक मॉन्स्टर को बिना ऑफिशियल लाइसेंस के मारना रूल्स के अगेंस्ट है और ऊपर से लोअर रैंक एडवेंचर्स के लिए तो बिल्कुल मना है, इसलिए क्या तुम इसकी सफाई दे सकते हो। जिसके लिए रियोमा उन एडवेंचरर्स को इशारा करता है कि आखिरकार भाई यहाँ पे तुम लोग तो सफाई दे दो मेरी तरफ से। फिर कुछ देर बाद वो सारे लोग समझा देते हैं उस इंस्पेक्टर को कि आखिरकार क्या हुआ था। इस वजह से वो जो आदमी था वो रियोमा को कुछ नहीं कहता है। फिर उसके जाते ही जो तीनों एडवेंचरर्स थे वो भी वहाँ से अलविदा कह के रियोमा से चले जाते हैं। अब उन सभी के जाने के बाद मिस्टर पियोरो रियोमा से कहते हैं कि रियोमा तुम ये सारा मीट पकाकर हमें बेच रहे हो ना, जिस पर रियोमा हाँ करता है और कहता है कि कुछ मीट मैं भी खाना चाहता हूँ। तभी एक शेफ मिस्टर पियोरो से कहता है कि इसके मीट में बिल्कुल भी खून नहीं है, जिस पर मिस्टर पियोरो हैरान होते हैं। तो रियोमा उन्हें बताता है कि इसका सारा खून मैंने निकाल लिया है, लेकिन रियोमा की इसी बात पर मिस्टर पियोरो यकीन करते उससे पहले ही रियोमा उन्हें दिखा देता है कि उसके पास एक ब्लडी स्लाइम है। तो ब्लडी स्लाइम को देख के मिस्टर पियोरो थोड़ा विश्वास कर लेते हैं और फिर जिद करने लगते हैं कि वो ब्लडी स्लाइम वो उनको ही बेच दे, क्योंकि ब्लडी स्लाइम से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मीट के अंदर से अगर सारा खून को सक कर लिया जाए तो उसकी वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है। लेकिन एज यूजुअल जो रियोमा था वो इस चीज के लिए मना कर देता है। अपने डैड की इस हरकत को देख के जो मियाबी थी अपने डैड को बताती है कि आप हमेशा मेरे को बेवकूफों जैसी हरकतें करके शर्मिंदा करते हो और अभी भी आप वही कर रहे हो। तो यहाँ पर मिस्टर पियोरो अपनी खतरनाक बच्ची को देखते हुए कहते हैं कि अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब इसके बाद हम मियाबी के घर में देखते हैं जहाँ पर रियोमा आता है। तो मियाबी रियोमा को वेलकम करती है। फिर रियोमा मियाबी को बताता है कि मुझे मेरा काम के पूरे पैसे मिल गए हैं गिल्ड से। फिर इन दोनों की बातें चल रही होती है तभी मिस्टर पियोरो आ जाते हैं और रियोमा से कहते हैं अच्छा हुआ तुम जो यहाँ पे ही मिल गए, वैसे भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। वो बताते हैं कि अभी मैंने अपने जो शेफ है उसको स्मैशबोर का मीट पकाने के लिए दिया था, लेकिन वो उससे पक ही नहीं रहा है। फिर हम लोग सीन इनके किचन का देखते हैं जहाँ पर मिस्टर पियोरो बोलते हैं रियोमा से कि अगर तुम सच में जानते हो इस मीट को पकाना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक डिश तैयार कर दो और अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान से कोई भी मसाला ले सकते हो। फिर मिया भी रियोमा की मदद करने का कहती है, जिसके लिए रियोमा भी मान जाता है। फिर एक एक करके जो रियोमा था वो बहुत सारी सब्जियों को काटता है और उन्हें पकाने लग जाता है, जिसकी जो स्मेल थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही थी और मिस्टर पियोरो से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो डिश तैयार होते हुए रियोमा मिस्टर पियोरो के सामने उन्हें सर्व कर देता है और मिस्टर पियोरो उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर रियोमा इस डिश का नाम जिंजर स्मैश बोर बताता है। फिर सबसे पहले जो मियाबी थी वो उस डिश को टेस्ट करती है और उसका टेस्ट उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर ये दोनों मिलके रियोमा की बहुत ही तारीफ करते हैं और फिर आराम से खाना एंजॉय करते हैं। फिर खाना पीना होने के बाद हमें इनके शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी भीड़ लगी होती है, क्योंकि उन सभी को स्मैश बोर का जो मीट था वो खाना था। इन सभी बिजनेस को देख के जो रियोमा था वो मन में सोचता है कि मुझे भी मिस्टर पियोरो की तरह ही बिजनेस सीखना पड़ेगा। फिर रियोमा अपनी शॉप पे आ जाता है और वहाँ पे काम देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक कैरेज आके रुकता है जिसमें मिस कार्ला उतरती है, जिन्हें देखकर रियोमा खुश हो जाता है। फिर मिस कार्ला रियोमा की नई शॉप को देखते हुए कहती है कि तो ये है तुम्हारी नई शॉप, जिस पर रियोमा अग्री करता है और कहता है कि बस थोड़ा काम बाकी है, उसके कंप्लीट होते ही शॉप ओपन हो जाएगी। फिर रियोमा साइड पर खड़े हुए नए लोगों के बारे में पूछता है तो मिस कार्ला उनके बारे में रियोमा को बताती है कि ये सेकंड शॉप के लिए नए एम्प्लॉयज हैं, इनमें से 2 क्लर्क है, 2 बॉडीगार्ड है और एक शेफ है। फिर रियोमा उनके पास जाता है और खुद को उन सभी से इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ रियोमा, यहाँ का मैनेजर, और ये हमारी नई शॉप है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप प्लीज बता सकते हैं। वे एम्प्लॉय भी रियोमा को
खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर मिस कार्ला रियोमा से शुरुआत के लिए सारे सामान की लिस्ट मांगती है। इसके बाद शॉप में सभी एम्प्लॉय और रियोमा काम कर रहे होते हैं और देखते ही देखते शॉप का सारा काम कंप्लीट हो जाता है और फाइनली रियोमा की नई शॉप ओपन कर दी जाती है। और उसके सबसे पहले जो शॉप में गेस्ट रहते हैं वो मियाबी और मिस्टर पियोरो आते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे रियोमा की शॉप में लोग आने लगते हैं। अब यहाँ पे रियोमा की शॉप में सारा काम अच्छे से चलने लगता है। फिर शाम हो जाती है जहाँ पे रियोमा अपने सारे एम्प्लॉयज की तारीफ करता है और कहता है कि आज आपने बहुत मेहनत की है और प्लीज आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहना, जिस पर वे सभी बहुत ही अच्छे से एग्री करते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर रियोमा इस जगह से जा रहा होता है और सभी लोग उसे अलविदा करने आए होते हैं और रियोमा को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं, जिसके लिए रियोमा उन सभी को थैंक्स करता है। तभी जो मियाबी रहती है वो रियोमा से कहती है कि मिस्टर रियोमा तुम अपना ख्याल रखना और हाँ कहीं मर मत जाना। जिस पर जो रियोमा था वो कहता है कि अरे नहीं, अभी मेरा मरने का तो कोई इरादा नहीं है। और तभी रियोमा को इलेरिया याद आती है। उसे याद करते हुए वो मियाबी को कहता है कि तुम इस साल रॉयल एकेडमी जा रही हो ना, तो मेरी एक हेल्प कर देना। जब तुम एकेडमी जाओ तो वहाँ पे एक इलेरिया नाम की लड़की से प्लीज दोस्ती कर लेना, वो बहुत अच्छी लड़की है। जिस पर मियाबी कहती है कि अगर वो कोई अजीब हरकतें नहीं करेगी तो मैं पक्का उससे दोस्ती कर लूंगी। फिर रियोमा सभी को वहाँ पे अपना ख्याल रखने का बोल के गीमुल के लिए वापस निकल जाता है। जब वो रास्ते में चल रहा होता है तभी वहाँ पर इलेरिया का बर्ड आता है और उसमें उसे लेटर मिलता है इलेरिया का, जिसमें इलेरिया रियोमा को पूछ रही होती है कि मिस्टर रियोमा आपको नए शहर में कैसे लग रहा है। फिर अपने बारे में बताती है कि मेरा भी नया लाइफ रॉयल कैपिटल में इस साल शुरू हो जाएगा, तब मैं भी आपके जैसे बन जाऊंगी और अभी मैं टेमिंग मैजिक सीख रही हूँ। जैसे आपने बहुत सारे स्लाइम्स को टेम किया है वैसे मैं भी करना चाहती हूँ। इसके बाद रियोमा गीमुल में पहुंचकर मिस्टर सर्ज के घर जाता है और उन्हें कुछ वाइन टेस्ट करने के लिए देता है, जिसके लिए मिस्टर सर्ज रियोमा को थैंक्स करते हैं और उसे मैजिक आइटम्स के बारे में बताते हैं जिन्हें लेने के लिए वो केलेबान शहर में जा रहे हैं। फिर मिस्टर सर्ज रियोमा को एक मैजिक आइटम दिखाते हैं और देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये मैजिक आइटम और कुछ नहीं एक टॉय कार होती है जो कि अर्थ में चलती है और उस टॉय कार को मिस्टर सर्ज मैजिक से चला के दिखाते हैं, जिन्हें देखकर रियोमा भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए ये सारी चीज आम बात थी। फिर मिस्टर सर्ज रियोमा को भी मैजिक आइटम्स दिखाते हैं। फिर रियोमा को बताते हैं कि ऐसा जो टॉय कार है वो बड़ा में भी मिलता है, जिनका हर साल बहुत बड़ा रेस होता है और हर साल जो मिस्टर सर्ज है वो भी अपने मैजिक कार से उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो रियोमा को बताते हैं कि तुम कुछ चीजों को इस्तेमाल करके खुद का एक नया मैजिक आइटम बना सकते हो और मैजिक आइटम बनाने का सारा सामान तुम्हें मार्केट में मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें सुन के जो रियोमा था उसे भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है और वो सोच लेता है कि वो भी कुछ ऐसा करेगा। इसके बाद रियोमा अपनी शॉप पर जाता है और मिस कैलम रियोमा को बताती हैं कि क्लीनिंग स्लाइम ने चारकोल खा लिया है, जिसे सुनकर रियोमा थोड़ा परेशान होता है। फिर मिस कैलम रियोमा को बताती है कि जब से क्लीनर स्लाइम ने चारकोल खाया है तब से कपड़ों को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है। तो रियोमा समझ जाता है कि अब क्लीनर स्लाइम इवॉल्व करेगा, जिसके बारे में रियोमा मिस कैलम को भी बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रियोमा अपने घर पे इलेरिया का लेटर पढ़ रहा होता है। लेटर पढ़ने के बाद रियोमा मैजिक मार्केट में जाने की सोचता है, लेकिन उसे अपने बिजनेस की चिंता होती है कि वो अभी नहीं जा सकता उन्हें छोड़ के। इसके अगले दिन रियोमा अपनी शॉप पर जाता है और रियोमा को मिस कैलम से कुछ बात करनी होती है। रियोमा मिस कैलम को बताता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, वहाँ से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सामान को लेने के लिए, इसलिए तब तक आप शॉप को अच्छे से संभाल लेना। जिस पर मिस कैलम अग्री करती है और इसके बाद रियोमा एडवेंचर गिल्ड में जाता है और फिर वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं एडवेंचर क्वेस्ट करना चाहता हूँ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। लेकिन जो रियोमा था वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट रियोमा से कहती है कि हाँ बिल्कुल बताओ क्या बात है तुम्हें। फिर रियोमा को अपने पास बुलाती है और उसे नई रिसेप्शनिस्ट से इंट्रोड्यूस कराती है जो पिछले ही हफ्ते आई है। फिर मिस मेलिन नई रिसेप्शनिस्ट मिस पेना से रियोमा को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि आप इससे बात कर सकती हैं। इसके पीछे उनका ये मकसद था कि जल्दी से जो मिस पेना है वो भी काम अपना सीख जाए। फिर नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग रूम में बैठे हुए होते हैं और रियोमा उनसे कहता है कि मैं एक ई रैंक से सी रैंक पर जाना चाहता हूँ और उन्हें एक मॉन्स्टर की लिस्ट देते हुए कहता है कि मुझे ऐसे काम चाहिए जहाँ पर ये सारे मॉन्स्टर्स मिले। उस लिस्ट में ट्रायंट, मैड सैलामेंडर, काफ मंकी जैसे मॉन्स्टर्स के लिस्ट लिखे होते हैं जो कि ई रैंक एडवेंचरर्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए रियोमा इन सभी मॉन्स्टर से लड़कर अपनी रैंक बढ़ाना चाहता है, लेकिन उससे पहले रियोमा इन सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी मंगाता है और मिस पेना से कहता है कि मुझे बस इससे मामूली सी जानकारी चाहिए, जैसे ये मॉन्स्टर कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं और अभी आखिरकार मिलेंगे कहाँ पे। और साथ ही में जो रियोमा था वो ग्रेट फॉरेस्ट के बारे में भी जानकारी मांगता है उनसे। तो
तो ग्रेट फॉरेस्ट का जैसे ही मिस मेलिन नाम सुनती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो, जिस पर र्योमा हाँ करता है और उन्हें अपने बारे में सब बता देता है। अब र्योमा की स्टोरी सुनकर मिस लेनिन भी मान जाती है और मिस पेना से कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहती है। तो मिस पेना वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चली जाती है। फिर मिस मेलिन र्योमा से कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे पास बाकी बच्चों से ज्यादा ताकत कैसे आई है, क्योंकि तुम ग्रेट फॉरेस्ट से ही आ रहे हो, इसलिए ये चीज भी जायज ही है। तभी मिस पेना कॉन्ट्रैक्ट बना के आ चुकी होती है और मिस मेलिन को दिखाती है, जिसमें सब ठीक होता है और फिर र्योमा उस पे साइन कर देता है। फिर इसके बाद मिस मेलिन र्योमा से पूछती है कि क्या तुम अब कोई क्वेस्ट करना चाहोगे, जिसके लिए र्योमा मान जाता है और कहता है कि ऐसा क्वेस्ट हो जिसमें मेरा रैंक बढ़े। तो मिस पेना र्योमा को एक क्वेस्ट देती है जिसमें र्योमा को केलेबान शहर में एक पार्सल डिलीवर करना होता है, जिससे र्योमा करने के लिए रेडी तो होता है, साथ ही साथ खुश भी होता है, क्योंकि उसी शहर में उसे पता है कि मैजिक आइटम्स भी मिलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग केलेबान शहर को देखते हैं जो बहुत बड़ा होता है और र्योमा शहर में पहुंच चुका होता है। फिर र्योमा शहर में अपने पार्सल को डिलीवर करने जाता है और वो एक डिनोम मैजिक आइटम वर्कशॉप पे पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच के वो अपने आइटम्स में से उस पार्सल को निकालता है और आवाज लगाकर किसी को बुलाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जो र्योमा था वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और कहता है यहाँ पर कोई है क्या। तो शॉप का ओनर बाहर आ जाता है। फिर र्योमा उससे कहता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड से आया हूँ और आपका पार्सल देने आया हूँ। अब पार्सल देने के बाद एक पेपर पे वो साइन करवा लेता है। जो शॉप ओनर था वो बोलता है र्योमा को, मुझे लगा नहीं था कि कोई पार्सल इतनी जल्दी लेके आ जाएगा। लेकिन जो र्योमा था वो काम कंप्लीट होके यहाँ से जाने लगता है, जिसपे जो शॉप ओनर था वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम इतनी दूर गिमुल से आए हो तो कम से कम थोड़ा चाय पी कर जाओ। फिर चाय पीने के लिए रुक जाता है र्योमा और फिर जैसे ही चाय पी के वो वहाँ से जा रहा होता है तब मिस्टर सर्ज वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर सर्ज र्योमा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर र्योमा उन्हें बताता है कि मैं तो यहाँ एडवेंचर के काम कर रहा हूँ पार्सल डिलीवर करके, और आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर सर्ज र्योमा को बताते हैं कि मैंने तुम्हें मैजिक आइटम के बारे में बताया था ना, तो ये भी एक मैजिक आइटम शॉप ही है, इसलिए मैं यहाँ पर मैजिक आइटम देखने आया हूँ। तभी मिस्टर सर्ज को याद आता है और वे शॉप के ओनर मिस्टर डिनोम से कहते हैं कि सॉरी, मैं तो तुमसे बात करना ही भूल गया। जिस पर मिस्टर डिनोम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे मैं ये जान के हैरान हूँ कि आखिरकार तुम इस बच्चे को कैसे जानते हो। फिर मिस्टर डिनोम मिस्टर सर्ज को कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और क्या र्योमा भी देखना चाहता है वो चीज, जिसके लिए र्योमा हाँ कर देता है और अंदर हम देखते हैं कि बड़े मैजिक आइटम्स कार को। इन सारे मैजिक आइटम्स को देख के जो र्योमा था वो थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर मिस्टर डिनोम र्योमा को कहते हैं कि कुछ छूना मत, बिना छुए भी तुम देख सकते हो। फिर वो सर्ज को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि इन्हें मैजिक मोबाइल्स भी कहते हैं। तभी र्योमा को एक कैरेज दिखता है जिसके बारे में र्योमा मिस्टर डिनोम से पूछता है कि क्या ये भी एक मैजिक आइटम है, जिस पर मिस्टर डिनोम मना करते हैं और बताते हैं कि किसी ने मुझे ठीक करवाने के लिए ये दिया था। फिर मिस्टर सर्ज और र्योमा शॉप के बाहर आ जाते हैं और र्योमा मिस्टर सर्ज को एक मैजिक आइटम दिखाता है जिसे मिस्टर डिनोम ने उसे दिया था, जिस पर मिस्टर सर्ज उसे कहते हैं कि तुम्हें ये चीज रख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उन्हें ये चीज वापस करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। फिर मिस्टर सर्ज र्योमा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे आगे का प्लान क्या है, जिस पर र्योमा उन्हें बताता है कि अब मैं होटल ढूंढूंगा रहने के लिए और अब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो सोचता हूँ कि मैजिक मार्केट देख के ही जाऊंगा। तो मिस्टर सर्ज उसे कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तो जिस होटल में मैं रुका हूँ उसी में रुक जाओ तुम भी। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the कल मैं भी तुम्हें एक अच्छे से मैजिक मार्केट का सैर करा के लाऊंगा। इन सारे एकदम जेनरसिटी के लिए जो र्योमा था वो मिस्टर सर्च को थैंक्स कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन्हें होटल में देखते हैं, जहाँ पे होटल पहुंचकर मिस्टर सर्च र्योमा से कहते हैं कि मुझे अब बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो अभी मैं जा रहा हूँ और शाम तक आ जाऊंगा। आने के बाद साथ में डिनर करेंगे। जिस पर र्योमा हाँ करता है और अपने कमरे में आ जाता है और उसी मैजिक आइटम को निकाल लेता है जो उसे मिस्टर डिनोम ने दिया था। र्योमा सोचता है कि चलो अब मैं इसका कुछ करता हूँ, क्योंकि फालतू बैठने से तो अच्छा ही है। कुछ टाइम बाद जो मिस्टर सर्च थे वो वापस आ जाते हैं और र्योमा को आवाज लगाते हैं। तो र्योमा कहता है कि थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ डिनर करने के लिए। फिर वो दोनों डिनर करने के लिए एक होटल में आ जाते हैं और मिस्टर सर्च र्योमा से पूछते हैं कि तुम बहुत ध्यान से काम कर रहे थे, क्या तुमने कोई नया मैजिक आइटम बनाया? जिस पर र्योमा हाँ करता है। तो जो मिस्टर सर्च थे उसे उस आइटम को दिखाने के लिए थोड़ी जिद करते हैं। तो र्योमा मिस्टर सर्च के इतने कहने पे वो चीज दिखाने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि एक म्यूजिक आइटम बॉक्स होता है। फिर र्योमा उस आइटम बॉक्स को ऑन कर देता है, जिससे उसमें से बहुत ही सुंदर सी आवाज आनी शुरू हो जाती है। इतने मधुर संगीत को सुन के जो मिस्टर सर्च थे वो बोलते हैं कि मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी।
तो रियोमा थोड़ा शॉक्ड होता है और उनसे पूछता है कि क्या इस दुनिया में ऐसी सामान नहीं है। तो मिस्टर सर्ज उसे बताते हैं कि अरे ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि अपने आप बजता हो। फिर मिस्टर सर्ज को एक आइडिया आता है, तो रियोमा को बताते हैं कि अगर तुम इसी तरीके के मैजिक आइटम बॉक्स थोड़े बड़े करके बेचोगे तो बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस पर रियोमा कहता है कि मैं एक एडवेंचरर और साथ ही में बिजनेसमैन भी हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी उनका रात का डिनर आ जाता है, तो वो पहले खाने पे फोकस करने लगते हैं। फिर डिनर करने के बाद मिस्टर सर्ज और रियोमा रास्ते में चल रहे होते हैं। मिस्टर सर्ज रियोमा को म्यूजिक आइटम दिखाने के लिए थैंक्स करते हैं और रियोमा से कहते हैं कि अगर तुम इस आइटम को बेचना चाहते हो तो किसी को पैसे देकर बनवा के बेचो। जिस पर रियोमा कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे करूं। मिस्टर सर्ज कहते हैं कि मैं एक को जानता हूं, तुम मिस्टर डिनोम से मदद ले सकते हो और वैसे वो भी तुम्हें पसंद करते हैं। अब अगर तुम चाहो तो हम लोग कल ही मिस्टर डिनोम से जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो रियोमा भी इस चीज को सुन के एक्साइटेड होता है और हाँ कह देता है। फिर रात में हम लोग रियोमा को इलेरिया के लिए लेटर लिखते हुए देखते हैं। फिर सीन अगले दिन सुबह का होता है, जहाँ मैजिक मार्केट का सीन देखते हैं, जिसमें बहुत सारे हमें मैजिक वर्कशॉप भी दिखाए जाते हैं और सारे वर्कशॉप अपने अपने मैजिक आइटम्स को बेच रहे होते हैं। मैजिक मार्केट में रियोमा और मिस्टर सर्ज फिर मिस्टर डिनोम की शॉप पर जाते हैं। मिस्टर डिनोम की शॉप पर मैजिक टॉय कार्ड्स थी और भी अलग अलग तरीके के मैजिक आइटम्स थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। मिस्टर डिनोम उनको देखने पे उनका अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं और फिर उन्हें अपनी जितने भी मैजिकल आइटम्स थी उन सभी को दिखाते हैं। लेकिन इन सभी को इनकार करते हुए जो मिस्टर सर्ज थे वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ अभी बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं, तो हमें ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर डिनोम बातों की गंभीरता को समझते हुए इन दोनों को अपने ऑफिस में आके बैठा लेते हैं, जहाँ पे जो मिस्टर डिनोम का पोता रहता है वो रियोमा से आकर उसके साथ खेलने के लिए बोलने लगता है। मिस्टर डिनोम अपने पोते का इंट्रोडक्शन इन दोनों से करवाते हैं, जिसका नाम फिडेल होता है। फिर रियोमा और फिडेल के साथ खेलने लग जाता है साइड में। ये दोनों मिलके एक बियोगोमा नाम का खेल खेल रहे होते हैं। फिर मिस्टर डिनोम भी अपना कॉन्वर्जेशन खत्म करके इन दोनों के ही साथ खेलने लगते हैं, जहाँ पे मिस्टर डिनोम अपनी चक्री से रियोमा की जो चक्री रहती है उसे बाहर कर देते हैं। जिस पर रियोमा थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने पहले भी इस गेम को खेला है। जिस पे वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने आज से पहले इस गेम को कभी नहीं खेला है। और वो रियोमा को बताते हैं कि मैं कभी भी एक चीज को अगर देख लेता हूँ तो उसे तुरंत ही नकल उतार सकता हूँ। इसी तरीके से ये लोग कुछ देर एंजॉय करते हैं और फिर शाम हो जाती है, जहाँ पे रियोमा केलेबन और मिस्टर डिनोम को अलविदा कहता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। रियोमा घर पहुंचकर सोचता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन अचानक से ही उसे उस स्लाइम की याद आती है जिसने चारकोल खा लिया था और उसके सामने ही वो जो चारकोल खाने वाला स्लाइम था वो इवॉल्व कर जाता है। फिर रियोमा उसका स्किल्स चेक करता है, जिसके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जैसे कि महक को फैलाना, महक को खींच लेना और महक को बदल देना। इन सारे स्किल से रियोमा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अगले दिन रियोमा अपनी शॉप पर जाता है और रियोमा मिस कैलम को एक महक पे छोड़ने वाली फ्लूइड देता है और उन्हें बोलता है कि इसी फ्लूइड को आप कोने कोने में शॉप में छोड़ दें। और इसके पीछे यहाँ पे जो इसका नया स्लाइम्स है उसकी एबिलिटी चेक करने का मकसद था। फिर ये चीज करके जो रियोमा था अपने घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रियोमा के आसपास कई सारे स्लाइम्स होते हैं। तभी रियोमा के पास मेटल स्लाइम्स आते हैं, जिन्हें खेलता देखकर रियोमा बहुत ही खुश होता है। तभी फिर रियोमा सोचता है कि जो मेटल स्लाइम्स है वो किसी भी शेप एंड साइज में बदल सकते हैं। तब रियोमा अपने मेटल स्लाइम को एक स्वॉर्ड के शेप में बदल देता है और फिर ट्राई करता है कि उसी तलवार से वो एक लकड़ी को काट दे, जो कि आराम से कट जाती है। फिर रियोमा इस एबिलिटी को देख के सोचता है कि अगर मैं इसे अच्छे से यूटिलाइज करूं तो ये बहुत ही अच्छा वेपन बन सकता है, जो कि मुझे ग्रेट फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। फिर रियोमा एज यूजुअल अपने उस काम में लग जाता है और फिर सुबह हो जाती है। और जब सुबह अपने शॉप पे रियोमा जाता है तो मिस कैलम रियोमा से कहती है कि कल पूरी रात आप नहीं सोए। जिस पर रियोमा कहता है कि अरे नहीं, मैं पूरे 1 घंटे सोया था। तभी वहाँ पे जो मिस मिया रहती है वो आ जाती है और वो रियोमा से महक दूर करने वाला बैग मांगने लगती है। फिर वो रियोमा को बताती है कि ये बैग कल मैंने ट्रैश बिन के पास रखी थी और सुबह तक सारी महक गायब हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ये जो बैग है वो काम करना बंद कर दिया। इससे वो उदास भी हो जाती है। तो रियोमा उसका बैग चेक करता है और उन्हें बोलता है कि लगता है कि अब ये अपने अंदर ज्यादा महक और नहीं खींच सकता। फिर रियोमा मिस मिया को एक दूसरा बैग देने के लिए तैयार कर देता है। मिस मिया इस प्रोडक्ट को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बाहर आते हुए वो बोलती है रियोमा को कि मैं जल्दी इस प्रोडक्ट को बहुत ही बड़े पैमाने पे बनते हुए देखना चाहती हूँ। ये प्रोडक्ट जो है वो हमारी जैसी बिल्लियों के लिए सबसे अच्छा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी इसे अच्छी तरीके से पब्लिश कर दोगे। और इतना कहकर मिस मिया रियोमा को बाय बोल के चली जाती है। ये चीज होती है कि उतनी देर में रियोमा को कुछ टूटने की आवाज आती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक गाड़ी को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं किसी वजह से उनकी जो गाड़ी की एक तरफ थी वो टूट गई थी, जिससे वो लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उनके पास नया गाड़ी लेने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। तभी उनके पास जो रियोमा था वो आता है और उनसे
कहता है कि क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इतना कहकर रियोमा अपने स्लाइम की मदद से उस पूरे गाड़ी को ठीक कर देता है और उनसे कहता है कि तुम सब कूड़ा ले जाने का काम करते हो। जिस पर बैक रियोमा से कहता है कि हमें कम मत समझो, हम भी एक एडवेंचरर्स हैं। फिर बड़ा लड़का जिसका नाम वेस्ट होता है वो कहता है कि सिर्फ जी रैंक एडवेंचरर ही इस काम को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और हम जी रैंक एडवेंचरर्स ही हैं। वैसे रियोमा उनसे एक मदद मांगता है जिस पर बैक को लगता है कि रियोमा पैसे मांगेगा, इसलिए बैक पहले ही कह देता है कि पैसे नहीं है हमारे पास। लेकिन रियोमा उनकी बात को इग्नोर करता है और अपने इन्वेंट्री में से एक महक वाले बैग को निकाल लेता है और जैसे ही उस बैग को वो कूड़े वाले गाड़ी में डालता है तो सारी महक ही गायब हो जाती है। फिर रियोमा उनसे कहता है कि मुझे बस इतना मदद चाहिए कि तुम मुझे बता सको कि आखिरकार ये जो महक है वो कब तक गायब हो सकता है, जिसके लिए वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और फिर रियोमा अपना नाम और एड्रेस उन्हें दे देता है। फिर जो बैग था वो रियोमा को कहता है कि तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक मस्त चीज दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि बैग रियोमा को एक चर्च में ले आता है और वहाँ पे वो चर्च की सफाई करते हुए कहता है कि हर 2 महीने चर्च में सफाई करने से हमें मुफ्त खाना मिलता है और आज वही दिन है। लेकिन तभी जो रियोमा था उसको एक गॉड अपने ही डायमेंशन में बुला लेता है। वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है जैसे कि कोई गॉड्स की लाइब्रेरी है। तभी वो जो गॉड था वो रियोमा के सामने आता है और उसे कहता है कि तो तुम ही हो जो इस दुनिया में धरती से यहाँ पे आया है और मुझे ये भी पता चला है कि तुमने बहुत सारे कारनामे किए हैं। फिर वो गॉड रियोमा को अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ फर्नोबेलिया, मैजिक और अकेडमीज का गॉड। फिर वो गॉड रियोमा को कहते हैं कि ये मेरी दुनिया है और वक्त खत्म होने पे तुम अपनी दुनिया में लौट जाओगे, तब तक यहाँ पे आराम करो। रियोमा उनके इस खातिरदारी के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। फिर वो जो गॉड थे वो रियोमा से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो रियोमा हाँ कहता है, जिस पे वो पूछते हैं कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया कैसी लगती थी। इस सवाल का रियोमा अच्छे से जवाब दे ही पाता कि उससे पहले गॉड उससे दूसरा सवाल पूछ देते हैं कि तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। फिर इस सवाल का जैसे ही वो जवाब देता कि वो तीसरा सवाल फेंकते हैं कि एकेडमिक्स में तुम्हें क्या सोचते हो या फिर प्यार के बारे में तुम क्या सोचते हो। रियोमा उनसे कहता है कि मैंने अभी तक पहले सवाल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन रियोमा से वो शुक्रिया कहते हैं और रियोमा को बताते हैं कि तुमसे जैसे ही मैंने सवाल पूछा वैसे ही मैं तुम्हारे दिल की धड़कन से समझ गया कि तुम क्या जवाब देना चाहते हो और इसलिए मैं जवाब का इंतजार नहीं किया। इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया। ये करना जरूरी था क्योंकि सब कोई तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। वो बताते हैं कि हमेशा हम लोगों को चुनकर नहीं लाते हैं, इसलिए कोई अपनी ताकत पर काबू खो देता है या फिर रास्ते से भटक कर बुरा बन जाता है और उसे रोकना हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं होता। रियोमा उनकी बातों को सुनकर बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी भी इस रास्ते में ना जाऊं। फिर वो गॉड लास्ट सवाल पूछते हैं रियोमा से कि तुम्हें इस दुनिया में आके कैसा लग रहा है। तो रियोमा उन्हें बोलता है कि अगर मैं दिल से कहूँ तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही मजा आ रहा है। इन्हीं सवाल जवाब के बीच में जो रियोमा था वो वापस आ जाता है और बैक रियोमा को अच्छे से सफाई करने के लिए कहता है। चर्च की सफाई होने के बाद सभी बाहर खड़े होते हैं और बैक रियोमा को बताता है कि खाना खाने से पहले हमें लड़ाई की ट्रेनिंग भी मिलती है। तभी एडवेंचर गिल्ड का जो मास्टर था वो यहाँ पे आता है और फिर वो बोलता है रियोमा को देखते ही कि रियोमा आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर रियोमा कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे इनके साथ मिल गया हूँ। जिसके बाद मिस्टर वॉर्गन सबसे पहले वेस्ट के साथ लड़ते हैं और उसे कुछ स्किल सिखाते हैं। फिर बैक का नंबर आता है जो कि मंकी की तरह उछलता है और वॉर्गन पे अटैक करता है, लेकिन वक्त रहते ही वो साइड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो रियोमा था उसके स्लाइम्स बच्चों को लड़ना सिखा रहे थे। फिर इसके बाद जो मिस्टर वॉर्गन थे वो रियोमा को एक स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जिसके लिए जो रियोमा था वो भी मान जाता है और उनकी फाइट जो थी वो होने लग जाती है। फिर कुछ समय बाद सारे जो बच्चे थे वो रियोमा को बाय बोल के चले जाते हैं। फिर मिस्टर वॉर्गन वहाँ आते हैं और रियोमा को चाय के लिए पूछते हैं, जिसके लिए रियोमा मान जाता है। चाय पीते हुए जो मिस्टर वॉर्गन थे वो रियोमा से पूछते हैं कि क्या तुम गिल्ड के इंस्ट्रक्टर बनना चाहोगे, और वैसे भी तुम और तुम्हारे जो स्लाइम्स हैं वो ट्रेनिंग कराने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो रियोमा था वो इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि किसी को ट्रेनिंग कराने के लिए पहले मुझे खुद सीखना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद मिस्टर वॉर्गन रियोमा को थैंक्स कर रहे होते हैं उनकी मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं रियोमा शहर में होता है और तभी इलारिया की बर्ड रियोमा के पास इलारिया का लेटर लेके आ जाती है, जिसमें इलारिया ने लिखा होता है कि मैं अभी केक बनाना सीख रही हूँ और जब मैं रॉयल एकेडमी जाऊंगी तब अपने दोस्त बनाकर उनको केक खिलाऊंगी, और मिस्टर रियोमा आप भी मेरा बनाया हुआ केक खाना। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the और फाइनली गाइस इसी के साथ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का फर्स्ट पार्ट हो जाता है खत्म। यहाँ पे इस एनिमे का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया है फर्स्ट सीजन का, और सेकंड सीजन का ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है। तो इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, इसी के साथ इसका सेकंड सीजन भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा लाइक टारगेट भी कंप्लीट करवा दीजिए, जो की है 1.5K। तो जल्द से जल्द लाइक पे दबाइए और फिर उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिए, जहाँ हम लोग वक्त रहते ही अपडेट्स भी देते रहते हैं। तब तक के लिए बाय।